राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। कल यार हम क्लास ले आए हैं। क्लास मतलब मैंने पूरी क्लास पढ़ा दिया और बना दिया, और उसके बाद मैंने जब अपलोड किया उसके बाद देखा तो उसमें वॉइस ही नहीं थी। तो मेरी सारी मेहनत, मतलब 1 घंटे की सारी मेहनत बेकार गई, और मैंने बहुत पछतावा हुआ कि बताइए, मतलब टाइम भी नहीं रह गया था उस टाइम। मतलब मैंने जब देखा था तो टाइम ही नहीं रह गया था। फिर मैंने कहा कि अब बेकार ही हो गई मेरी क्लास आज की। तो उसके लिए सॉरी। वॉइस नहीं आई, कोई बताने वाला था नहीं, अकेले में पढ़ा रहे थे और पूरे पढ़ाते चले गए। उसके बाद जब हमने वोट किया तो उसके बाद देखा तो वॉइस ही नहीं उसमें। तो चलिए कोई बात नहीं, वो क्लास में आज करवा देती हूँ। और हाँ, ये है कि 15-20 दिन पहले हमें आपको सबको पता चल जाएगा कि एग्जाम होगा या डेट क्या रखी गई है, ये पता चल जाएगा। लेकिन ये तो आपको पता है ना कि 21 और 22 जुलाई की जो डेट रखी गई थी वो तो फाइनली आपको पता है कि इस डेट को ही एग्जाम होना था। तो बस वही मान के चलो और वही हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखो और एकदम से लगे रहो। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। माँ सरस्वती को नाम लेते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चुनिंदा हमने क्वेश्चन लाए हैं। इसमें से सारे वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आने वाले हैं। कोई इधर उधर के आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं है, और सब एनसीईआरटी के हैं। आप बुक उठा के पढ़ना, सब आपको डिटेल में मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी मिलेगा। तो और बहुत चुन चुन के लाई हूँ, अच्छे से लाई हूँ जहां से आयोग उठाता है, और जो क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना वही आएंगे, वही क्वेश्चन आज मैं करवा रही हूँ। और बिल्कुल भी आप मिस मत करना, इसको देखना जरूर। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं माँ सरस्वती को नाम लेते हुए। चलिए आप भी बने रहिए क्लास में। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट 15 ले आए हैं, और इसके पहले मैंने 14 तक हमने करवा दिया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और बहुत ही उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन में चुन चुन के जो एग्जाम में बिल्कुल आएंगे वही क्वेश्चन मैं उठा रही हूँ, आलतू फालतू को नहीं है मैं उठा रही हूँ। तो प्लीज आप एक बार जरूर उसको देखिएगा विश्वास करके। और सारे क्वेश्चन मतलब बेस पे, एनसीईआरटी बेस पे है, जो जहां से आयोग खुद उठाता है क्वेश्चन बना के। ठीक है, वहीं से हम ले रहे हैं। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, जरूर 100% आएंगे। ये सब प्रतिशत मान लो नहीं है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है हमारी, बस 20-30 मिनट की क्लास होती है। और आप एक बार जरूर इसको देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, और पता चलेगा आपको कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जन्मजात रोग की श्रेणी में कौन सा रोग आता है। जन्मजात रोग के श्रेणी में कौन सा रोग आता है, मतलब कि अनुवांशिक रोग जो जन्म से ही चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, ये बताना है। ए ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, बी ऑप्शन है सिंड्रोम, सी ऑप्शन है हीमोफीलिया, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जन्मजात के रोग की श्रेणी में कौन सा आता है, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, ये सभी जो है जन्मजात मतलब रोग के श्रेणी में आते हैं। सिकल सेल एनीमिया ये भी जन्मजात है, जो जीन द्वारा होता है। सिकल सेल एनीमिया जो है जीन के द्वारा होता है। एक जैसे आपके दादा को हुआ, फिर पापा को हुआ, फिर आप में से किसी को हुआ, तो ऐसे होता है। ये जीन पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जीन के द्वारा आता है, जीन के द्वारा। ठीक है, और ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम कई रोगों के जो लक्षण दिखाई देते हैं, किसी भी चीज के है, कई चीज हो गई आपकी बीमारी, मतलब रोगों का घर हो गया एकदम से शरीर, किसी हर एक चीज के लक्षण दिख रहे हैं। तो कई रोगों का लक्षण जब दिखता है ना, तो वो कई रोगों का लक्षण मिलकर एक जटिल रूप ले लेता है, एक बन के एक कोई बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। कोई बड़ी बीमारी का नाम दे दिया जाता है, वो रूप बन जाता है, तो उसको कहते हैं सिंड्रोम। उसको क्या कहते हैं, सिंड्रोम। कई रोगों का लक्षण। ठीक है, हीमोफीलिया तो आप जानते हैं कि विक्टोरिया वहां की महारानी को हुआ था हीमोफीलिया, है ना, हीमोफीलिया। तो बस उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है। एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, बी ऑप्शन है प्रतिरोधी तंत्र, सी ऑप्शन है प्रजनन तंत्र, डी ऑप्शन है पाचन तंत्र। तो एड्स से कौन सा मतलब तंत्र प्रभावित होता है, ये बताना है। तो कौन सा होगा, प्रतिरोधी तंत्र। बी ऑप्शन होगा प्रतिरोधी तंत्र। प्रतिरोधी तंत्र कौन सा है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। ये हमारे ब्लड सेल्स में एक व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, एक रेड ब्लड सेल्स होता है ना, WBC और डब्ल्यू नहीं RBC, सॉरी RBC, RBC है ना, रेड ब्लड सेल्स RBC और WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है ना, उसको ये सीधा अपना निशाना बनाती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके अपने रोग को अंजाम देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू किया गया। ऑप्शन ए है 2014 में, बी ऑप्शन है 2016 में, सी ऑप्शन है 2015 में, डी ऑप्शन है 2018 में। चलिए बताइए, सुकन्या समृद्धि योजना सबको पता होगा कब लागू किया गया था। 2014 में, 2016 में, 2015 में, 2018 में। तो कब लागू किया गया था, 2015 में, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरडीए का पूर्ण रूप है। आरडीए का पूर्ण रूप है, आरडीए का फुल फॉर्म बताना है। ठीक, आरडीए का पूर्ण रूप है, मतलब ए ऑप्शन है रिकॉर्डेड डायमंड अलाउंस, बी ऑप्शन है रिकॉर्डमेंटेड अलाउ डायमंड, सी ऑप्शन है रिकॉर्डेड बैटरी अलाउंस, और डी ऑप्शन है रिकॉर्डमेंटेड
डायट्री अनाउंस, ये डायट्री होगा, ये गलती से ऐसे लिख गया है, डायट्री में लिख देती हूँ। ठीक है, ये होगा, ये डायट्री है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रिकॉर्डमेंटेड डायट्री अलाउंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाते हैं? नंबर ए ऑप्शन है डीपीटी का टीका, बी ऑप्शन है बीसीजी का टीका, सी ऑप्शन है एमएमआर का टीका, डी ऑप्शन है टिटनेस का टीका। तो ये सबको पता है, जन्म के बाद कौन सा टीका लगता है, बीसीजी का टीका। ठीक है, बीसीजी का टीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 घंटे प्रति सप्ताह संदर्भित करता है। 40 घंटे प्रति सप्ताह संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? ए ऑप्शन है 8 घंटा प्रतिदिन, बी ऑप्शन है 8:8:8, सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। 8 घंटा प्रति दिन मतलब कि 8:8:8, 8 घंटा प्रतिदिन का मतलब है कि 8 घंटे वर्क करना, 8 घंटे आराम करना और 8 घंटे क्या कहते हैं, मनोरंजन करना। ठीक है, 8:8:8। ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप वॉच तकनीक में 1 सेकंड क्या संदर्भित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप वॉच तकनीक में 1 सेकंड में क्या संदर्भित करता है? मतलब जो काम करने के पहला 1 घंटे के पहले जो 1 सेकंड का जो टाइम होता है वो क्या बताता है, तो ये बताना है। ए ऑप्शन है 0.006, बी ऑप्शन है 0.036, सी ऑप्शन है 0.36, डी ऑप्शन है 0.006। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, 0.036, बी ऑप्शन होगा 0.036। जो कार्य करने के एक मतलब 1 घंटे के कार्य करने के 1 सेकंड के अंदर जो समय होता है वो 00 का। ठीक है, 30 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन और पेंसिल तकनीक में छोटे गोले का क्या मतलब है? पेन पेंसिल तकनीक में छोटे गोले का क्या मतलब है? ए ऑप्शन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बी ऑप्शन है कार्य करना, सी ऑप्शन अवरोध या रुकावट, डी ऑप्शन है गति व क्रिया साथ साथ होना। तो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। जो छोटे गोले का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। ठीक है, पेन पेंसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथवे चार्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पाथवे चार्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ए ऑप्शन है निकिल ने दिया, बी ऑप्शन है डॉर्सी ने दिया, सी ऑप्शन श्रीमती गिलबर्ट ने दिया, डी ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया। तो पाथवे चार्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? श्रीमती गिलबर्ट ने, श्रीमती गिलबर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कारक अभियांत्रिकी संदर्भित करता है। मानव कारक अभियांत्रिकी संदर्भित करता है, मतलब अभियांत्रिकी का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, इंजीनियरिंग, मतलब मानव कारक इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग ये होता है अभियांत्रिकी। मानव कारक इंजीनियरिंग क्या संदर्भित करता है ये बताना है। क्या ए ऑप्शन है एंथ्रोपोमेट्री, बी ऑप्शन एर्गोनॉमिक्स और सी ऑप्शन एंडोगोमेस्ट्री और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसमें मानव कारक इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या संदर्भित करता है? एर्गोनॉमिक्स, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत वो है ना, बहुत इसका योगदान है। सबसे पहले कौन सा देश था? ब्रिटानिया, एर्गोनॉमिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय व्यवस्थापन के साधन या मानदंड के निर्धारक हैं। समय व्यवस्थापन के मानदंड के निर्धारक हैं, कौन है, कौन निर्धारक है ये बताना है। ए ऑप्शन है समय मूल्य, बी ऑप्शन है समय मानक, सी ऑप्शन कार्यवक्र, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, उपर्युक्त सभी। समय व्यवस्थापन में सभी कार्य मूल्य और समय मापक और कार्यवक्र ये सभी निर्धारक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकर्ता क्या संदर्भित करता है? कार्यकर्ता क्या संदर्भित करता है? ए ऑप्शन है कार्यविध, बी ऑप्शन है कार्य करने वाला और सी ऑप्शन है कार्य स्थान, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो कार्यकर्ता का मतलब क्या होता है? कार्य करने वाला। इसमें ऑप्शन होगा भी कार्य करने वाला, है ना, जो कार्य कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से है? आय के होगा यार, आई नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो गया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा आय। आय के स्रोत कौन कौन से हैं? आय के स्रोत कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है किराया, बी ऑप्शन है लगान, सी ऑप्शन है लॉटरी, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या है, आय के, देखो इसमें आय के स्रोत कौन कौन से है ये पूछा है, ये भी ध्यान रखना कि कौन कौन से। अगर ये पूछता आय के प्रमुख स्रोत कौन है, ठीक है, अगर ये पूछता कि आय के प्रमुख स्रोत कौन है ना, प्रमुख या मुख्य कह लो, तो आय के प्रमुख स्रोत में कौन सा आता है? वेतन आता है ना, वेतन आता है। लेकिन इसमें ये प्रमुख और मुख्य नहीं दिया, इसमें पूछा आय के स्रोत कौन कौन से। तो आय के स्रोत तो सारे हैं, एनसीईआरटी में कई सारे हैं, इसमें तो 3 ही दिया है, और भी हैं आय के स्रोत, जैसे किराया है, लगान है, लॉटरी है और क्या कहते हैं मजदूरी है और भाड़ा है, ये मतलब कई सारी चीजें जो आय के स्रोत ही तो हैं ये सब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। चलिए, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा किसने दी है? पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा किसने दी है ये बताना है। ए ऑप्शन है मुंडेल ने, बी ऑप्शन है डार्विन ने, सी ऑप्शन है राउटरी ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा किसने दी है?
सी ऑप्शन है लॉटरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा नामक रोग किस बीमारी के कमी से होता है? पेलाग्रा नामक रोग किस बीमारी के कमी से होता है? ए ऑप्शन है विटामिन B1, बी ऑप्शन है विटामिन B2, सी ऑप्शन है B3, डी ऑप्शन है B5। तो आप जानते होंगे B1 को क्या कहते हैं? थायमिन। B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। और सी को क्या कहते हैं? नियासिन। तो नियासिन की कमी से ही होता है। ठीक है, नियासिन की कमी से ही होता है पेलाग्रा नामक रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट दर्द होने पर सीखने के लिए कौन सी विधि प्रयोग, सेंकने के लिए, सॉरी, पेट दर्द होने पर ये होगा सेंकने, सेकने। ठीक है, सेकने, ये होगा सेकने, ये ऑप्शन, ये जो दिया है सेकने। सेकने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग की जाती है? पेट दर्द में, सॉरी, पेट दर्द में सेकने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन है सूखी विधि, बी ऑप्शन है गीली सेक विधि, सी ऑप्शन है उल्टिस विधि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पेट दर्द में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? सूखी विधि, सूखी विधि। ठीक है, सूखी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? चलिए बताइए, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? कब किया जाता है? ए ऑप्शन है ठंड लगने पर, बी ऑप्शन है हड्डी टूटने पर, सी ऑप्शन है तीव्र ज्वर में, डी ऑप्शन है कभी भी नहीं। तो बर्फ की टोपी का कब प्रयोग करते हैं? तीव्र बुखार पे। जब तीव्र ज्वर होता है तो बर्फ की टोपी हम क्या करते हैं, रुमाल में या सूती कपड़े में बर्फ के टुकड़ों को लपेट के ठंडा मतलब पानी में भिगो के फिर उसमें लपेट के और उसको क्या करते हैं, सिर के ऊपर रखते हैं। सिर के ऊपर रखते हैं, इससे क्या होता है कि बुखार सिर पे नहीं पहुंच पाता है ना, बहुत और तेज नहीं हो पाता उसका टेम्परेचर। तो ये प्रयोग करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलटिस का प्रयोग कब किया जाता है? फुलटिस का प्रयोग कब किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलटिस का प्रयोग कब किया जाता है? फुलटिस का प्रयोग कब किया जाता है? ए ऑप्शन है पेट दर्द होने पर, बी ऑप्शन है बुखार आने पर, सी ऑप्शन है फोड़े फुंसी को सेक देने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फुलटिस का प्रयोग कब करते हैं? फोड़े फुंसी को सेक देने के लिए, है ना, फोड़े फुंसी हो, सूजन हो, कहीं मोच आ गई हो, है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, पुलटिस का ही प्रयोग करते हैं। पुलटिस भी कई प्रकार की होती है, आटे की पुलटिस, राई की पुलटिस, प्याज की पुलटिस और पत्ते गोभी की पुलटिस, हर चीज का अलग अलग पुलटिस अलग अलग रोग में उसको यूज करते हैं। घाव होता है जो उस पर रखते हैं तो उससे क्या होता है, आराम मिलता है, घाव या सूजन कम हो जाता है। फोड़े फुंसी जो होते हैं उनमें दर्द कम हो जाता है और वो जल्दी पक जाता है, इसलिए पुलटिस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के शरीर का स्पंज किया जाता है, रोगी के शरीर का स्पंज किया जाता है, कब किया जाता है ये बताना है। ए ऑप्शन उसे गर्म करने के लिए किया जाता है, उसे ठंडा करने के लिए किया जाता है, सफाई करने के लिए किया जाता है, उपयुक्त सभी कार्यों के लिए किया जाता है। तो स्पंज कब किया जाता है? सफाई करने के लिए। ठीक है, रोगी के शरीर को सफाई करने। स्पंज क्या है? जब हम कोई बहुत दिनों से मतलब बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है तो वो जैसे उसको नहला नहीं पाते हैं या नहा नहीं सकता है या उसको नहाने में दिक्कत है, तो रोगी को क्या करते हैं, उसके शरीर को सफाई करने के लिए स्पंज का प्रयोग करते हैं। स्पंज का मतलब है सफाई, क्या है, सफाई। क्योंकि सफाई, उसको सफाई करते कैसे हैं, क्योंकि नहलाना तो होता नहीं है, उसे खुले स्थानों पे मतलब कहीं अच्छा स्पेस वाली जगह पे ले जाके, जैसे आंगन हो या बरामदा हो, खुली जगह पे उसको रोगी को ले जाके आराम से, बाकी और जगह बंद रहते हैं मेन दरवाजे वगैरह, क्योंकि देखो ज्यादा हवा भी नहीं रोगी को लगनी चाहिए। खुले जगह पे ले जाके रोगी के सारे कपड़े उतार के फिर एक टावल, साबुन होता है, सब होता है, तो एक टावल को गीला करते हैं, गीले पानी से उसको पूरा जो है उसके शरीर को पोंछते हैं, अच्छे से पूरा पोंछा जाता है, डिटाल वगैरह उस पानी में डाल के और सारी चीजें डाल के उसमें जो है अच्छे से पोंछते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाते हैं। तो क्योंकि नहा नहीं सकता ना, तो इसलिए उसके शरीर को टावल से, मोटे कपड़ों से भिगो के बढ़िया उसके शरीर को अच्छे से पोंछ के सफाई कर दी जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं स्पंज किया जाता है, सफाई करने के लिए किया जाता है। चलिए आप उसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म सेक का प्रयोग कब किया जाता है? गर्म सेक का प्रयोग कब किया जाता है? अब ये बताना, गर्म सेक का प्रयोग कब किया जाता है? तीव्र दर्द में, ए ऑप्शन है तीव्र दर्द में, बी ऑप्शन है तेज ज्वर में, सी ऑप्शन है स्पंज करते समय और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गर्म सेक का प्रयोग कब करते हैं? तीव्र दर्द में। जब किसी चीज जैसे पेट दर्द हो या और कोई दर्द हो तो क्या करते हैं, या कमर दर्द हो तो क्या करते हैं, बोतल में पानी भर के गर्म और उसको उसमें मतलब रखते हैं तो दर्द क्या होता है, कम होता है ना, गर्म सेक का प्रयोग करते हैं। स्पिरिट का प्रयोग कब करना चाहिए? स्पिरिट का प्रयोग कब करना चाहिए? स्पिरिट क्या है, चलो पहले ये ऑप्शन बता देती हूँ। स्पिरिट का प्रयोग कब करना चाहिए? ए ऑप्शन है स्पंज से पहले, बी ऑप्शन है स्पंज के बाद, सी ऑप्शन है स्पंज करते समय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्पिरिट का प्रयोग कब करते हैं? स्पंज के बाद। कब करते हैं? स्पंज के बाद। स्पिरिट है क्या ये जान लो, शरीर को ड्राई करना, शरीर को सुखाना, हिंदी में सुखाना। ठीक है, सुखाना ये होता है स्पिरिट का मतलब।
स्पंज कर दिया, एक तरह से रोगी को साफ कर दिया, शरीर को गीले कपड़े से साफ कर दिया, तो जो गीले कपड़े से पोंछने के बाद, साफ करने के बाद उसके शरीर में जो पानी या मॉइस्चराइज उसके शरीर में जो भी रहता है, पानी की थोड़ी बहुत मात्रा जो भी रहती है, मॉइस्चराइज रहता है, तो उसके शरीर को सुखाना अच्छे से, सूखे कपड़े और मोटे अच्छे सूखे टॉवल से उसको डिप डिप करके बढ़िया से पोंछना, सुखाना, बिल्कुल ड्राई करना, बिल्कुल अच्छे से सूख जाए ताकि रोगी को ठंडा ना लगे। फिर उसके बाद टेल्कम पाउडर वगैरह और सब कुछ लगा के उसको कपड़े पहना दिया जाता है। तो ये होता है स्प्रे का मतलब। ठीक है, आई होप आपको समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलटिस लगाने से क्या लाभ होता है? फुलटिस लगाने से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? ए ऑप्शन है दर्द को कम करता है, बी ऑप्शन है सूजन बढ़ाता है, और सी ऑप्शन है ठंडक पहुंचाता है, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया फुलटिस लगाने से क्या लाभ होता है, दर्द को कम करता है, दर्द को कम करता है ना। सूजन को और बढ़ाता नहीं, सूजन को और घटाता है, सूजन कम होती है उससे, सूजन कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। अच्छा ये घुमा के थोड़ा दे दिया, उसमें था बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं, इसमें बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है चलो, ए ऑप्शन है घर से बाहर निकलते समय करते हैं, ठंड से बचने के लिए करते हैं, सी ऑप्शन है ठंडी सेक देने के लिए करते हैं, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के लिए करते हैं। अच्छा बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये बताना है। ठंडी सेक देने के लिए, तो ऑप्शन क्या है, ठंडी सेक देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफारा लेने का लाभ है, बफारा लेने का लाभ है। ए ऑप्शन है सिकाई करना, बी ऑप्शन है दर्द का इलाज करना, सी ऑप्शन है शुष्क सेक देना, और डी ऑप्शन है फोड़े फिंसी को पकाना। फोड़े फिंसी को पकाने के लिए तो फुलटिस का उपयोग करते हैं ना, इसके लिए थोड़ी होता है। तो बफारा होता है आपको पता ही होगा, गर्म पानी को उबाल के फिर उसको जो है एक रोगी को उसके सामने बैठा दिया जाता है, ऊपर से मोटा कपड़ा या टॉवल से ढक दिया जाता है, जिसे कब दिया जाता है बफारे को, सिकाई की जाती है, जैसे जुकाम हो गई, कफ जम गया या सीने में दर्द है, तो इस चीज के लिए भाप की सिकाई जो होती है वो है बफारा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। गर्म शुष्क सेक की सर्वोत्तम विधि है, ये बताना, गर्म शुष्क सेक की सर्वोत्तम विधि है कौन सी है? ए ऑप्शन है रबड़ की बोतल से सेकना। अब गर्म शुष्क सेक जो है सबसे अच्छी विधि कौन सी है? रबड़ की बोतल से सेकना, बी ऑप्शन है कांच से सेकना, सी ऑप्शन ईंट को गर्म करके सेकना, अरे बाप रे, डी ऑप्शन है कपड़ा गर्म करके सेकना। चलो कपड़ा गर्म करके तो सेका जाता है ब्रश से या किसी से, आग में ऐसे थोड़ा सा गर्म करके, फिर ऐसे जहां भी ठंड लग जाती है, बच्चे को देखते हो सीने वगैरह में ठंड लग जाती है, बहुत ज्यादा वो हो जाती है, तो गर्म कपड़े को करके ऐसे सेकते हैं ना, शुष्क सिकाई वो होती है। तो सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ये बताना है शुष्क सिकाई की। तो कौन सी है? रबड़ के बोतल से सेकना। रबड़ के, अभी मैंने बताया कि रबड़ के बोतल जो होती है प्लास्टिक टाइप में, उसमें गर्म पानी करके भर देते हैं, फिर उससे सिकाई करते हैं, जब तक पानी गर्म रहता है उससे धीरे धीरे सिकाई होती रहती है। ये सबसे अच्छी विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को स्पंज किस स्थान पर करना चाहिए? रोगी को स्पंज किस स्थान पर करना चाहिए? अभी मैंने स्पंज का मतलब बताया, मतलब शरीर को साफ करना, तो किस स्थान पे करना चाहिए स्पंज, ये बताना है। ए ऑप्शन है खुले स्थान पे, बी ऑप्शन है बरामदे में, सी ऑप्शन है बंद कमरे में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन है खुले स्थान पे, बी ऑप्शन है बरामदे में, सी ऑप्शन है बंद कमरे में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? खुले स्थान पे, खुले स्थान पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है, गर्म पानी की बोतल का प्रयोग कब किया जाता है, ये बताना है। गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है या की जाती है। ए ऑप्शन है शुष्क सेक के लिए, बी ऑप्शन है तर सेक के लिए, सी ऑप्शन शुष्क व तर दोनों सेक के लिए, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? शुष्क सेक के लिए। अभी जस्ट इसके पहले मैंने समझाया, सूखी सिलाई की, सूखी सेक मतलब ड्राई सूखी सिकाई जो होती है सबसे सर्वोत्तम विधि यही होती है, गर्म पानी की बोतल, प्लास्टिक के रबड़ की बोतल में गर्म पानी करके सेकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान होता है, एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है ये बताना है। ए ऑप्शन है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का कितना तापमान होता है? तो कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना होता है एक व्यक्ति का सामान। कहीं कहीं पे ये भी होता है, जैसे मान लो 98.6 आ जाए, तो अगर 98.4 है तो वो लगाना, अगर नहीं है 6 है तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों दिया है, 98.6 और 98.4, तो ये दोनों उसमें दिया हुआ है। और 98 के ऊपर ही यानी होता है, नीचे नहीं होता है, कुल मिला के ये बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यता श्वास की गति प्रति मिनट होती है, सामान्यता श्वास की गति प्रति मिनट होती है, ये बताना है। तो कितनी होती है श्वास की गति? होती है प्रति मिनट, कितनी होती है सांस लेने की गति, जो हम सांस लेते हैं, एक बार छोड़ा एक बार लिया, इसकी गति पूछा है। ठीक है, तो कितनी होती है? 5 से 12 बार। ए ऑप्शन है 5 से 12 बार, बी ऑप्शन है 10 से 15 बार, सी ऑप्शन है 15 से 20 बार, डी ऑप्शन है 20 से 25 बार।
तो सांस की गति कितनी होती है? 15 से 20 बार। कितनी होती है? 15 से 20 बार। 15 से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। 15 से 20 बार इसमें ये इसलिए दिया, देखो उसमें ना ऑप्शन में ऐसे जिसे इसमें ये नहीं दिया 16 से 17 बार। ऑप्शन में क्या है एनसीईआरटी में 16 से ऐसे करके 17 बार ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। और 15 से 20 बार ये भी लिखा हुआ है, 15 से 20। तो मैक्सिमम और मिनिमम ये है, मतलब कि 15 से कम नहीं होगा, 15 से ऊपर होगा और 20 से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। 15 से, इसमें 15 मिनिमम है और मैक्सिमम 20 है, तो 15 से 20 बार मोटा मोटा करके ये बताया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति बढ़ जाती है। अगर 1 डिग्री ताप बढ़ता है हमारे शरीर में, जैसे बुखार होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारे नाड़ी की गति कितनी बढ़ जाती है, ये बताना है शरीर में, ठीक है। चलिए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 15 बार बढ़ जाती है नाड़ी की गति, बी ऑप्शन है 10 बार बढ़ जाती है, सी ऑप्शन है 20 बार बढ़ जाती है, डी ऑप्शन है 5 बार बढ़ जाती है। तो नाड़ी की गति 1 डिग्री तापमान बढ़ने पे कितनी बार बढ़ जाती है? कितनी हो जाती है? 10 बार। 10 बार अधिक जल्दी जल्दी मतलब नाड़ी की गति होती है। जैसे बीमार या व्यक्ति हो तो उसको देखो कितना वो रहता है, शरीर गर्म रहता है, कितना बेचैन रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 वर्ष से 7 वर्ष के बालक में, मेरे पेन नहीं चले, एक 4 वर्ष से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। मतलब एक 4 वर्ष का बालक है और एक 7 वर्ष का बालक है, दोनों 4 से 7 साल के बच्चों की नाड़ी की गति कितनी होती है ये बताना है प्रति मिनट। कितनी बताना है? 10 से 40 बार। बी ए ऑप्शन है 10 से 40 बार, बी ऑप्शन है 40 से 60 बार, सी ऑप्शन है 99 से 101 बार, डी ऑप्शन है 90 से 100 बार। तो नाड़ी की गति एक मतलब 4 से 7 साल का जो बच्चा है उसकी प्रति दर कितनी है नाड़ी की, ये बताना है। कितनी है? 90 से 100 बार। 90 से 100 बार। स्वस्थ में जो आपको पता है स्वस्थ व्यक्ति की कितना होता है? 72 होता है ना। स्वस्थ व्यक्ति के एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति के कितना होता है? 72 बार नाड़ी की गति। लेकिन बच्चों में क्या होता है? 4 से 7 साल के 90 से 100 बार होता है, ठीक है, नाड़ी की गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के तापमान देखने पर अल्पतम समय है। मतलब कि जो शरीर का तापमान हम जब नापते हैं थर्मामीटर में, शरीर का तापमान किससे नापते हैं? थर्मामीटर से ना, थर्मामीटर से नापते हैं। जब थर्मामीटर से जब हम नापते हैं, थर्मामीटर में, अच्छा ये बताओ क्या होता है? थर्मामीटर में पारा भरा होता है, जो उसकी डंडी नहीं होती है, आगे की तरफ पकड़ते हैं जहां से, वहां थर्मामीटर से तो उसको कितने समय तक नापते हैं? चलिए बताइए। ए ऑप्शन है 1.5 से 2 मिनट तक, बी ऑप्शन है 2 से 3 मिनट तक, सी ऑप्शन है 3 से 4 मिनट तक, डी ऑप्शन है 5 मिनट तक। तो कितनी देर तक नापते हैं? 1.5 से 2 मिनट तक। 1.5 से 2 मिनट तक अल्पतम शरीर, मतलब कि शरीर का तापमान जब थर्मामीटर से बुखार वगैरह के लिए नापते हैं तो 1.5 से 2 मिनट तक उसको लगा के रखते हैं, उतने में वो बता देता है, बोलने लगता है, इससे ज्यादा नहीं टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, कितनी होती है ये बताना है। ए ऑप्शन है 1.5 से 2 मिनट, बी ऑप्शन है 2 से 3 मिनट, सी ऑप्शन है 3 से 4 मिनट, डी ऑप्शन है 5 मिनट। तो कितनी होती है एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति? 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी दर का संबंध होता है। नाड़ी दर का संबंध होता है, ए ऑप्शन है नाड़ी दर का संबंध किससे होता है? नंबर ए ऑप्शन है मानव हृदय के धड़कने से, बी ऑप्शन है भोजन पचाने से, श्वास लेने से, सी ऑप्शन है श्वास लेने से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नाड़ी दर का संबंध किससे है? तो किससे है? मानव के हृदय के धड़कने से। मानव के हृदय के धड़कने से है नाड़ी गति जो धड़कती है ना 72 बार, उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सांस देने की विधि है। कृत्रिम सांस देने की विधि है। कृत्रिम सांस देने की कौन कौन सी विधि है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन है सिल्वेस्टर विधि है, बी ऑप्शन है सेफर विधि है, डी ऑप्शन है लाबोर्ट विधि है और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो ये कौन सी है? कृत्रिम श्वास देने की विधि है, ठीक है। कृत्रिम श्वास देने की विधि सभी, उपर्युक्त सभी। सिल्वेस्टर विधि कौन सी होती है ये बता दो। सिल्वेस्टर विधि वो है जो, सिल्वेस्टर विधि जब रोगी को लिटा देते हैं, लिटा के वक्ष स्थल पे, रोगी को लिटा के वक्ष स्थल पे, उसके वक्ष स्थल पे उसको सीधा लिटा देते हैं और वक्ष स्थल पे उसके हाथ को ऊपर मोड़ के टिहनी को रख देते हैं, तो उससे उसको पुश करते हैं, दबाते हैं, ठीक है। और गर्दन के नीचे क्या करते हैं? तकिया लगा देते हैं, चिट्टे एकदम लिटा देते हैं और तकिया लगा के फिर उसके वक्ष के ऊपर दबाते हैं। दबाने से क्या होता है? फेफड़ों पर जब दबाव पड़ता है तो हवा बाहर निकलती है। और ये प्रक्रिया कब तक करते हैं? 1 मिनट में, मतलब प्रति मिनट में 14 से 15 बार, 14 से 15 बार ये प्रक्रिया करते हैं, फिर रोगी को आराम मिल जाता है इससे। और दूसरी ये भी है कि भीगे तौलिए से मारते हैं, भीगे तौलिए से वक्ष स्थल पर उसके, मतलब सीने पे उसके मारते हैं भीगे तौलिए से, इससे भी रोगी को क्या है? सांस बाहर आने लगती है, ठीक है। ये होता है सिल्वेस्टर। और सेफर विधि क्या है? सेफर विधि वो है
रोगी को उल्टा लिटा देते हैं, पेट के बल लिटा देते हैं और पेट के बल लिटा के उसके पीठ पे, बैक साइड पीठ पे दोनों हाथ से रीढ़ की हड्डी की तरफ जो है अंगूठे को करके और दोनों हाथ से उसको पुश करते हैं, दबाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसके जब उस पर दबाव पड़ता है, फेफड़े पर दबाव पड़ता है बच्चा स्थल पर, तो उसके फेफड़ों से सांस बाहर निकलती है और आती है। इसमें जो है उल्टा लिटा देते हैं, इसमें सेफर विधि। और लाबोर्ड विधि में सीधा लिटा के हाथ को ऊपर कर देते हैं, उसको ऊपर करके फिर इससे भी 1 मिनट में 14 से 15 बार इसको भी जो है वैसे ही दबाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मुंह से सांस देते हैं, कृत्रिम सांस जो देते हैं, लाबोर्ड विधि में मुख से सांस देते हैं इसे। और मुख से, अगर मुख में घायल है तो कोई पाइप द्वारा, नाक द्वारा कृत्रिम सांस दो, और ये दिया जाता है। ठीक है, लाबोर्ड विधि, इसे अमेरिकन विधि भी कहते हैं, लाबोर्ड विधि को अमेरिकन विधि भी कहा जाता है। और इसमें एक चीज और होता है, लाबोर्ड विधि में एक चीज और होता है, इसमें नौसादर और चूना, नौसादर और चूना प्लस चूना मिलाकर सुंघाते हैं रोगी को। इससे क्या होता है, जब इसको सुंघाते हैं ना, इससे छींक वगैरह आती है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद फेफड़े में वो असर पड़ता है, तो सांस जो है आने जाने लगती है। ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? ए ऑप्शन है आहार नाल में, बी ऑप्शन है हृदय में, सी ऑप्शन है फेफड़े में, डी ऑप्शन है यकृत में। तो रक्त की शुद्धि कहाँ होती है? फेफड़े में। फेफड़े में शुद्ध होके तब हृदय में जाता है, दिल में, फिर उसके बाद वहां से पूरे शरीर को जाता है, परिवहन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। हम कहते नहीं है तो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, और कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है कि मतलब वीडियो शुरू होते ही सबसे पहले ही सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, मतलब ये सब पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। और लेकिन हम पढ़ाने लगते हैं, बोलते नहीं है, तो आप लोग सोचते हो कि मतलब बोला तो है नहीं तो क्यों करें। ये तो आपका फर्ज है, आपको खुद सोचना चाहिए कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें लाइक तो बनता है कर देना, लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए, ये आपका फर्ज है, आप लोग ध्यान रखा करो। मक्खियों द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। मक्खियों द्वारा, नंबर ए है मलेरिया, बी है हैजा, डी है डेंगू, और सी है डेंगू, और डी है तपेदिक। तो मक्खियों द्वारा पूछा, मच्छर द्वारा नहीं। ठीक है, मच्छर द्वारा होता है डेंगू, लेकिन मक्खियों द्वारा कौन सा होता है? मलेरिया। मक्खियों द्वारा कौन सा होता है? मलेरिया रोग। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का कौन सा उत्तम स्रोत है? ए ऑप्शन है दाल, बी ऑप्शन है दूध, सी ऑप्शन है आंवला, डी ऑप्शन है गाजर। तो सबसे उत्तम, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है विटामिन सी का? आंवला, आंवला। ठीक है, आंवला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? ये बहुत ही आता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट से बचाव के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन है टिटनिस, बी ऑप्शन है डिप्थीरिया, सी ऑप्शन है हैजा, डी ऑप्शन है तपेदिक। बीसीजी का टीका बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए बीसीजी का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन है तपेदिक, ऑप्शन है तपेदिक। तपेदिक को और क्या क्या किस किस नाम से बोलते हैं? तपेदिक को ही टीबी भी कहते हैं, टीबी कहते हैं, और इसको राज्य अक्षमा भी कहते हैं, और क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग राज्य अक्षमा, राज्य अक्षमा। ठीक है, ये यहाँ पे काम आ रहा है, ये तपेदिक को टीबी, क्षय रोग, राज्य अक्षमा, इन तीनों, और तपेदिक एक हो गया, चार इन चारों के मतलब उसके लिए बीसीजी का ही टीका लगता है। और इसमें मतलब ये कौन सी बैक्टीरिया द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। कहाँ लिखूं मैं? माइक्रो, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है ना, कौन से वायरस द्वारा फैलता है? माइक्रो बैक्टीरिया। एक मैंने जो क्लास लिया है वायु और जनित रोग जो लिया है मैंने, एक और क्लास, उसमें मैंने सारा डिटेल से बताया है। बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये है। चलिए, क्लास में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।